नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार की कटिहार से, जहां लोकमंच न्यूज का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि शहीद के परिजनों से मिलेंगे अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। शहीद के अपमान की खबर को लोकमंच ने प्रमुखता से दिखाया था। यही वजह है कि 11 बजे शहीद के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। शुक्रवार की देर रात तेज आंधी में पेड़ गिरने से हुई थी जवान की मौत। सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में तैनात था जवान के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था स्थानीय प्रशासन। सरकार का कोई नुमाइंदा भी शहीद के परिजनों का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा था और इन सभी चीजों को लोकमंच ने प्राथमिकता से दिखाया था और खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 11 बजे आज शहीद के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। शुक्रवार की देर शाम आंधी की वजह से पेड़ गिरने के कारण जवान की मौत हुई थी। सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में तैनात था जवान के अंतिम संस्कार में कोई भी स्थानीय प्रशासन या सरकार का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ था। शहीद के परिजनों का हालचाल जानने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमन मिश्रा हमारी संवाददाता कटिहार से जुड़ गई है। सुमन, हमारे चैनल ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। यही वजह है कि आज बिहार के डिप्टी सीएम खुद 11 बजे परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी है इस खबर को लेकर? जी सुरभि, मैं बता दूं कि लोकमंच न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ और असर इतना गहरा हुआ कि डिप्टी सरकार की आंखें खुली और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वहां भेजा जा रहा है शहीद के परिजनों से मिलने के लिए। साथ ही परिजनों का जो 3 डिमांड है, वो 3 डिमांड मुख्य है कि जो सड़क जाती है परिजन के घरों तक, उसमें परिजनों के द्वारा जो मांग किया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उस सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए। दूसरा कि समाधि स्थल को बनवाया जाए सरकार के द्वारा। जी सुरभि, क्योंकि अभी 11:02 हो गए हैं, तो अभी और उन्हें कितना समय लगेगा पहुंचने में, इसके लेकर के अभी तक कोई आपके पास जानकारी? जी, अभी वो कटिहार पहुंचे हैं। कटिहार में ही एक घटना घटी थी, जो 4 मजदूर की मौत हो गई थी। पहले वो नक्कीपुर जाएंगे, नक्कीपुर के बाद ही वो बभनी गांव जाएंगे शहीद के परिजनों से मिलने, और इसका अपडेट हम लोकमंच पर देते रहेंगे। जी सुरभि। बिल्कुल सुमन जी, परिजनों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है अभी तक? जी, जो शहीद के बड़े भाई हैं पंकज कुमार, उनसे बात हुई है। और सबसे अहम जो बात थी, जो शहीद की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसको लड़की हुआ है और 2 लड़की पहले से ही था और उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि एक तरफ गम का माहौल है, दूसरे तरफ बच्ची ने जन्म लिया है जो अभी तक अपने अब पिता को देख नहीं पाएगी। काफी मार्मिक है सुरभि। बिल्कुल, 2 बच्ची उनकी पहले से ही है और अब मौत के बीच एक बच्ची ने और जन्म लिया है। हालांकि सबसे इसमें शर्म की बात यह है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं हालचाल जानने के लिए पहुंचा और ना ही अंतिम संस्कार में ही पहुंचा था। हमसे बात करने के लिए सुमन जी आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से किया इनकार। यूपी के शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने दी जानकारी। कोरोना के नियंत्रण के लिए सख्ती आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाती रहेगी। जीवन के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। तो हाईकोर्ट का आदेश था यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने को लेकर, लेकिन यूपी सरकार ने साफ शब्दों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया था कि यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाए। लखनऊ, वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण के आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े हैं और इन्हें देखते हुए संक्रमण लगाया जाए, लेकिन
योगी सरकार ने साफ शब्दों में मना कर दिया है कि लॉकडाउन को नहीं लगाया जा सकता। लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सख्ती बरतने की आवश्यकता है। सख्ती अभी भी बरत रहे हैं और आने वाले समय में सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण में सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता नहीं है, जीवन के साथ गरीबों की भी आजीविका बचानी है। लोगों के जीवन के साथ एक बहुत ही बड़ा चुनौती है गरीबों की आजीविका को भी बचाना, इसलिए लॉकडाउन लगाया नहीं जा सकता है। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही आ रही है, जहां हाईकोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश को यूपी सरकार आज देगी चुनौती। आज यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट ने वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। आपको बता दें कि लॉकडाउन के आदेश से पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र लॉकडाउन ही रास्ता है। लेकिन लॉकडाउन का आदेश देने के बावजूद यूपी सरकार अब इन सभी आदेशों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आज जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ बेग, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आसिफ, शुरुआत से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो सरकार को लॉकडाउन को लेकर कह रहा है कि विचार विमर्श करिए, और अब यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश भी आया, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया गया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। और अब यूपी सरकार जो है वो लॉकडाउन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। क्या लगता है, क्या देखने को मिलेगा इसमें? ये सुरभि बता दूं कि जिस तरह कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और शमशान घाट और कब्रिस्तान में 100 की लाइन लगी हुई है, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में मिल लिया, क्योंकि जो है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उससे आम लोग जो है काफी भयभीत भी हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो लगातार जो है अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इलाज न होने की वजह से जो है मरीज और उनके तीमारदार लगातार थक भी रहे हैं। साथ ही साथ जो है अस्पताल में समुचित इलाज न होने की वजह से जो शमशान घाट में लाशों की लाइन लगी है, इन सब मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने जो है इशारा किया था कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तभी जो है देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो 5 जिलों के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत 5 जिलों में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है यूपी सरकार को कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जिंदगी से बेहतर कोई नहीं है। आदमी जिंदा रहेगा तभी जो है देश चलेगा। लेकिन इस मामले को जो है खारिज कर दिया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ कर दिया है कि लॉकडाउन जो है नहीं लगाया जाएगा। और इसके लिए जो है उन्होंने दलील भी दी है कि अगर जो है लॉकडाउन लगता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सामने जो है बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। हालांकि यह दलील जो है अहम रखती है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति पैदा हुई है लोगों के सामने वह जो है काफी भयावह है। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो काफी लोग जो है भूखे मर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा। जी आसिफ, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का जो फैसला है वो राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार चाहे तो लॉकडाउन लगाए, वो उनकी पूरी की पूरी स्वेच्छा है। लेकिन ऐसे में पूरे देश के 4 राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है और सभी जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं ये बात मान रही है कि एक लॉकडाउन के अलावा कोई और मात्र जो समाधान है वो नहीं रह गया। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉकडाउन का आदेश आता है तो क्या लॉकडाउन लग जाएगा जिले में? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से जो माहौल बना है, जो स्थिति बनी हुई है, दुखदायी स्थिति है और उससे जो है पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आपको बता दें कि यूपी जो है, यूपी में लगातार कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है और अन्य राज्यों से काफी ज्यादा आगे निकलने की भी उम्मीद जता रही है, क्योंकि जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, लाशों की लाइन लग रही है और साथ ही साथ जो है जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो है काफी आंकड़े जो है छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देती है राज्य सरकार को, यूपी सरकार को कि लॉकडाउन लगाया ही जाना आवश्यक है, तब तो किसी के बस की बात नहीं है लॉकडाउन लगाने से रोक दे। लेकिन अभी जो है
यूपी सरकार जो है अपनी दलील पेश कर रही है और दलीलों के आधार पर वह लॉकडाउन लगाने के मूड में कतई नहीं दिख रही है, कतई नहीं दिख रही है। अगर एक तरफ देखा जाए हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट मानवीय संवेदना और जो महामारी फैली हुई है इसको देखते हुए काफी जो है अहम फैसला, अहम निर्देश दिए है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सीएम या राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार सीधे तौर पर यह दलील दे रही है कि इससे जो है जो गरीब लोग हैं वो अब भूखे प्यासे मर सकते हैं। हालांकि जो है राज्य सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम किए जाने हैं वो लगातार किए भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति भयावह नजर आ रही उस पर कुछ भी कहना अभी जो है संभव नहीं है। लेकिन स्थिति वैसे भी जो है विकराल होती चली जा रही है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब जो कल हाईकोर्ट ने 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बात कही थी, अब इस बात की जो चुनौती है यूपी सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट में दी है। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिलाधिकारी से करी है बात। गोरखपुर, झांसी, मेरठ, वाराणसी की डीएम से उन्होंने बात की है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना मरीजों के इलाज की भी जानकारी मांगी गई। ऑक्सीजन के सप्लाई पर अफसरों से मांगी गई जानकारी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री को फोन कर उनके स्वस्थ होने की भी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रही है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिलाधिकारियों से बात की है। गोरखपुर, झांसी, मेरठ, वाराणसी के डीएम से उन्होंने बातचीत की है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया और साथ ही साथ कोरोना मरीजों के इलाज की भी जानकारी मांगी गई। ऑक्सीजन की सप्लाई पर अफसरों से जानकारी मांगी गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से भी फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि संक्रमण की जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बातचीत की डीएम के साथ। आसिफ, जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर जो है राज्य सरकार भी चिंतित है, हाईकोर्ट भी चिंतित है और राज्यपाल भी काफी जो है चिंतित है। यही वजह रही कि राज्यपाल आनंदीबेन ने जो है जिलाधिकारियों से बात की, जिसमें गोरखपुर, झांसी, मेरठ, वाराणसी के डीएम जो है वार्ता करने में शामिल रहे और कोरोना मरीज के लिए जानकारी भी मांगी कि किस तरह से जो है कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है मौत की खबर आ रही है। अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की कमी के चलते कल लखनऊ में जो है भीड़ उग्र भी हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कई अस्पताल में मरीजों की जान भी चली गई थी। इसको लेकर जो है राज्यपाल आनंदीबेन ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर जो है अफसरों से जानकारी चाही कि किस तरह जो है इस आपदा की घड़ी में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो, जिससे मरीजों की जान जो है न जाए और जोखिम में न पड़े। इसके लिए उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से भी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और हर संभव जो है जो मरीज हैं, जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है, उनके इलाज में बेहतरी लाने की भी बात जो है राज्यपाल ने किया है। हालांकि जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है सारा ब्यौरा देते हुए इलाज के लिए जो है आश्वासन भी दिया है आनंदीबेन पटेल को, जो राज्यपाल है। हालांकि जो है स्थिति जो है भयावह होती चली जा रही है, इस पर भी जो है चर्चा की गई। जी आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही है, जहां लोहिया संस्थान केजीएमयू में प्लाज्मा हुआ खत्म। केजीएमयू में हर रोज 6 से 7 प्लाज्मा डोनेशन की पड़ रही है जरूरत। 15 से ज्यादा मरीजों को पड़ रही है प्लाज्मा की जरूरत। ठीक होने के बाद प्लाज्मा देने नहीं आ रहे हैं लोग। केजीएमयू में लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रही है, जहां केजीएमयू में हर रोज 6 से 7 प्लाज्मा डोनेशन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मरीज ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नहीं पहुंच रही है। 15 से ज्यादा मरीजों को पड़ रही है प्लाज्मा की जरूरत। ठीक होने के बाद भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं मरीज।
केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। होटल और रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने पर लगी पाबंदी। रेहड़ी पटरी पर भी खड़े होकर खाने पर रहेगी पाबंदी। होटल, रेस्टोरेंट और ठेले पटरी से लोग खाना पैक करवा कर ले जा सकते हैं, लेकिन पाबंदी के बीच टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से बता रही है, जहां अब लोग होटल में खाना पैक करवा के ले जा सकते हैं, यानी कि टेक अवे की जो फैसिलिटी है वो जारी रहेगी। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट या फिर रेहड़ी पटरी में स्थान पर खड़े होकर नहीं खा सकता है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया, जहां होटल और रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रेहड़ी पटरी पर भी खड़े होकर खाने पर पाबंदी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट और ठेले पटरी से लोग खाना पैक करवा कर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर नहीं खा सकते हैं। पाबंदी के बीच टेक अवे की जो सुविधा है वो जारी रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता जुड़ गए हैं। विनायक, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर होटल में लोग खड़े होकर खाना खाते हैं या फिर वहां बैठकर खाते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो इसे देखते हुए ही टेक अवे की फैसिलिटी दी गई है। जी, आपको बता दो कि लगातार जो है कोरोना के मामले तेजी से निकल रहे हैं। आए दिन जो है 300, 400, 500 के करीब जो डेली के 24 घंटे के अंदर में मामले तेजी से निकलते हुए आ रहे। इस चीज को देखते हुए गौतम बुद्ध गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जितने भी रेस्टोरेंट है या बार है या मॉल्स है, उन सब के अंदर में जो बैठ करके खाया खाते थे, डिनर करते थे, वो सब चीजें बंद कर दी गई है। साफ तौर पर आदेश दिया गया है, खाली ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी और टेक अवे का ही सिस्टम रखा जाएगा। जिसको भी बुक कराना है वो अपना आए, बुक करा, डिलीवरी सिस्टम रहेगी और अपना खाना बुक कराए, अपने साथ ही लेकर चले जाए। वहाँ खाने की सुविधा जो है बंद कर दी गई है। अगर कोई इस चीज का आदेश का पालन नहीं करता पाया जाएगा तो उस रेस्टोरेंट के संचालक के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड गाइडलाइंस को लेकर विनायक, कोविड गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ आदेश दिया गया है, या फिर कोविड गाइडलाइन में भी कुछ नए आदेश को जारी किए गए हैं? जी, आपको बता दो कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उसको तो रेस्टोरेंट वालों को पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता भी है तो उसको सबसे पहले सैनिटाइजर रखना होगा और मास्क लगा करके रहना होगा। जितने भी उसके अंदर काम कर रहे होंगे उन सबको कोविड-19 के पालन करते हुए ही रखना है। और साथ ही साथ जो पहले जो रेस्टोरेंट के अंदर में बैठ करके खाना खाया करते थे, अब वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। वहाँ पे खाली टेक अवे और साथ ही साथ जो डिलीवरी के लिए जाते हैं ऑनलाइन सिस्टम होता है वो ऑनलाइन होंगे। अगर कोई वहां पर बैठ के खाता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ जो है जिला प्रशासन संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे रखा है। और साथ ही साथ लगातार जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उस चीज को लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जितने भी गाइडलाइंस है, जितनी भी सुविधाएं देखी जा रही है वो सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है। और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करने में जुटी हुई है कि आप सब घर से कम निकले, अगर कोई इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। जी बिल्कुल विनायक, मतलब कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया विनायक। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था हुई धाराशायी। अपने परिजनों के लिए अस्पताल में बेड की गुहार कर रहे हैं परिजन। क्रिटिकल मरीज को नहीं मिल पा रहा इलाज। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की व्यवस्थाएं हुई धाराशायी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिला प्रशासन से नहीं संभल पा रही व्यवस्थाएं। डीएम ज्यादा फोन उठाए कमांड सेंटर। जो मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको सही से दवाई पहुंचाई जाए। अस्पताल प्रोटोकॉल पर खाली बेड को 100% नहीं दर्शाते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ रेफरल लेटर आवश्यक है और वो इस तंत्र को नहीं बदल पाएंगे। अभी हम लोग जो हैं लालबाग स्थित कोविड कमांड सेंटर पर खड़े हैं और यहाँ पे देखिए कि लोगों का जमवाड़ा लगा है जो सिर्फ अपने मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक सीएमओ के लेटर के लिए आए हुए हैं। जो वर्तमान का सिस्टम है सीएमओ लेटर रेफरल का सिस्टम,
जो निजी अस्पताल में जाने के लिए एक एंट्री कार्ड होगा, उस सिस्टम को वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं ज्ञानेश गुप्ता, लोकमंच, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां 20 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 20 जिलों में 2623 पोलिंग बूथों पर वोटरों ने किया है मतदान। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर सहित कई जिलों में संपन्न हुआ मतदान। कई जिलों से मारपीट और गोलीबारी की भी घटना आई सामने। मतदान के लिए प्रदेश के 20 जिलों में 52,623 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 कैंडिडेट्स मैदान में थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य की 19,653 सीटों के लिए 85,232 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान की 14,897 सीटों के लिए 1,21,906 प्रत्याशियों के भाग्य मत पेटी में कैद हो गए हैं। ग्राम पंचायत वार्ड की 1,87,781 सीटों के लिए 1,30,305 लोगों ने पेश की थी दावेदारी। टोटल यूपी के 20 जिलों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको बता दें कि कल भारी संख्या में लोगों ने घर से निकलकर वोट किया है। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर समेत सभी जिलों में मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कई जिलों से मारपीट की भी खबरें सामने आई, कई जिलों से गोलीबारी तक की खबर सामने आई है। मतदान के लिए प्रदेश में 20 जिलों में 52,623 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 कैंडिडेट मैदान में थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,653 सीटों के लिए 85,232 उम्मीदवार मैदान में थे। ग्राम प्रधान की दावेदारी के लिए 14,897 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। सीटों के लिए 1,21,906 प्रत्याशियों के भाग्य मतपेटी में बंद हो गई है। 20 जिलों में होने वाला दूसरे चरण का त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव छिटपुट घटनाओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में झड़प भी हुई, गोलाबारी भी हुई। वहीं अमरोहा में भी मारपीट की घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि 52,623 बूथ पर 787 सीट पर 11,483 जिला पंचायत के कैंडिडेट थे, तो वहीं 1,21,906 प्रधान प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सभी अपनी जीत के लिए दम भर रहे थे। बहरहाल जिस तरह से मतदाताओं ने चुप्पी साधी थी, उससे प्रधान प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, आने वाले समय में कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ता है यह भी देखने वाली बात होगी। आसिफ बेग, लोक। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां मतदान के बाद प्रत्याशियों ने गांव की भीड़ के साथ अधिकारियों पर किया पथराव। एसडीएम दातागंज सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित कई गाड़ियों पर किया गया पथराव। उपद्रवियों में एसडीएम दातागंज सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस की गाड़ियों सहित 5 गाड़ियां की क्षतिग्रस्त। दोबारा वोट डालने से सिपाहियों के रोकने पर गुस्साए प्रत्याशियों ने भीड़ के साथ किया है हमला। सूचना पर एडीएम सहित एसपी सिटी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बूथ एजेंटों सहित दर्जनों उपद्रवियों को लिया हिरासत में। मतदान खत्म होने के बाद अधिकारियों की गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया है। दोबारा वोट डालने को लेकर ये पथराव किया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम सहित भारी पुलिस बल ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में इस दौरान लिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? मतदान खत्म होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक महिला प्रत्याशी थी जी, उसका पति जो है एक बार वोट डालने के बाद दोबारा मतदान के लिए पहुंचा। उसी समय मौके पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसको दोबारा वोट डालने के लिए रोका, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जो प्रत्याशी का पति था वो धमकी देकर गया कि मतदान होने के बाद तुमको देखते हैं। मतदान होने के बाद जब पोलिंग पार्टी वापस आ रही थी तो स्थितियां उनको कुछ गड़बड़ लगी, तो फोन किया गया एसडीएम को। एसडीएम जब वहां पर पहुंचे तभी गांव के लोग आए और उन्होंने जो पोलिंग बूथ था उस पर घेर के इन लोगों पे हमला कर दिया। जैसे तैसे इन लोगों ने पोलिंग बूथ के अंदर जाके जान बचाई और वहां पर मौजूद एसडीएम की गाड़ी, इसके अलावा
सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 कुल मिला के इन 2 गाड़ियों समेत कुल जो है 5 गाड़ियों को उन लोगों ने तोड़ दिया, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। जी बिल्कुल सौरभ, क्या अब जो हालात है वो नियंत्रण में है? जी, हालात नियंत्रण में है, क्योंकि कल चुनाव का वक्त था तो पुलिस ने गिरफ्तारियां जो है बहुत तेजी से नहीं की। अब निश्चित तौर पर इसमें आज या कल में FIR दर्ज कर ली गई थी और गिरफ्तारियां जो है आज या कल में निश्चित तौर पर होंगी, क्योंकि कल चुनाव का माहौल था, इसलिए पुलिस जो है धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, बनी रहिएगा हमारे साथ। अगली बड़ी खबर भी बदायूं से ही है, जहां पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। स्कूल के बाथरूम में मिला पीठासीन अधिकारी का शव। जब्बू नगला गांव के बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे पीठासीन अधिकारी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर बता रही है आपको, जहां ड्यूटी के दौरान ही पीठासीन अधिकारी की मौत हुई है। मौत किस वजह से हुई अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। स्कूल के बाथरूम में पीठासीन अधिकारी का शव मिला। आपको बता दें, जब्बू नगला गांव के बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे पीठासीन अधिकारी। और जैसा कि हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, मौत की क्या वजह रही सौरभ? जी, मैं आपको बताऊं, ये पीठासीन अधिकारी जो है कल ड्यूटी पे थे और शाम के वक्त संदिग्ध अवस्था में इनका सब जो है पोलिंग बूथ पे जो बाथरूम था उसमें मिला। उस समय इनकी संदिग्ध मौत हुई। बाद में जब इनकी जांच कराई गई तो पता लगा इनके परिवार के कई लोगों को बुखार आ रहा था और पीठासीन अधिकारी का जब मृत्यु के बाद में इनकी जांच कराई गई तो ये कोरोना पॉजिटिव निकले, अर्थात इनकी मौत जो है कोरोना भी पीड़ित थे और इसी वजह से इनकी कोरोना की वजह से ही मृत्यु हुई। ये बाद में पता लगा है कोरोना की जांच के बाद। जी, तो जब ये ड्यूटी पर आए थे तो क्या उस दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था? क्या इनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई थी? जी, आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर परिवार इनका बुखार से पीड़ित था और इन्हें भी थोड़ा बहुत बुखार था। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव से संबंधित जो अधिकारी थे उन्होंने इनका कोविड टेस्ट क्यों नहीं कराया? ये सब जांच का विषय है और निसंदेह बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो भी लोग मतदाता वहां पे आए होंगे, जो साथी होंगे इनके, कोविड से उनको भी ग्रसित होने की संभावना इस घटना से बढ़ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर जो है वो प्रतापगढ़ से है। मतदान स्थल पर हुई जमकर मारपीट, 2 गुटों के बीच मुठभेड़ में लाठी डंडे के साथ गोलियां भी चली है। गोली चलने के साथ मची भगदड़। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां बताते चले कि मतदान स्थल पर जमकर मारपीट देखने को मिला है। 2 गुटों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चली है। गोली चलने से इलाके में भगदड़ मची। मतदान स्थल पर जमकर मारपीट हुई है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं ये बदायूं से। मुठभेड़ में लाठी डंडे चले हैं, गोलियां भी चली हैं। हम सीधी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल है। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। गोली चलने से ये भगदड़ हुई है। 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कुत्तों के हमले में मासूम बच्ची बुरी तरीके से हुई घायल। किसी तरह पास खड़े लोगों ने बच्ची को बचाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है। केलानगर की पत्थरवाली गली की पूरी घटना है ये। 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई है। किसी तरह से पास में खड़े लोगों ने बच्ची को बचाया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है। पूरा मामला आपको बता दें केलानगर की पत्थरवाली गली का है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।